नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सबसे पहले थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हमारे चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन क्रॉस हो चुका है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो हम लेके आया करेंगे। एंड खुशी की बात ये भी है दोस्तों, हमारी जो मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 वाला सीरीज है, जो मैं पिछले 9 महीने से कर रहा हूँ, इसमें भी व्यूअरशिप पिछले एक हफ्ते से बढ़ा है। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 3 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, according to the report Asian Development Outlook 2021 released by Asian Development Bank, the second wave of COVID-19 can put India's economic recovery at risk. Consider the following statements with respect to Asian Development Bank which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड 3 गलत है। देखिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, आपसे कोई एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक वाला रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो बता देना एशियन डेवलपमेंट बैंक। वैसे इस रिपोर्ट में जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, फ्यूचर के बारे में काफ़ी डिटेलली बताता है, राइट। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 आया है, इसमें यह बताया है जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आया है अभी इंडिया में, ये हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को रिस्क पर डाल सकता है, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखा है, जिसमें 2 गलत है। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। वैसे दोस्तों और एक बात है, हमारे चैनल में अलग सा एक प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करके, वो जगह देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1966। ठीक है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। बेसिकली मैक्सिमम इसमें आपको एशियन कंट्रीज मिलेगा, पर ऐसी बात नहीं है केवल एशियन कंट्रीज ही है, आउटसाइड एशियन कंट्रीज भी है इसमें। इट हैज टोटल 68 मेंबर्स। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। तो जब एशियन डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया था तब से इंडिया एक मेंबर है। 14 कंट्रीज एशिया में से है एंड एशियन पैसिफिक में से है एंड 19 आउटसाइड, राइट। तो अब देख ही सकते हो मैक्सिमम मेंबर्स जो है एशिया में से है। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना एशियन रीजन में एंड पैसिफिक रीजन में। As of 31st December 2019, ADB's 5 largest shareholders, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सा कंट्रीज है एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। मैं ये इस इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि 2019 वाला प्रीलिम्स में इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा था AIIB के बारे में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये शेयर होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, दोनों का 15.6% है। चाइना का 6.4, इंडिया का 6.3 एंड ऑस्ट्रेलिया का 5.8। ये टॉप शेयर होल्डर्स है, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में, मनीला में, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। ADB से रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1966, वेरी करेक्ट। ADB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, गलत, मैंने बोला 68 है। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये भी गलत है दोस्तों। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन कौन सा है, जापान एंड यूएस, ये दोनों का इक्वल शेयर है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये क्या है बेसिकली, इट इज़ एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ये पता करना है हमारे देश के इंडस्ट्रीज, बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनके प्रोडक्शन कितना है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब अगर आपको पता करना है तो आप देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पब्लिश करता है मंथली बेसिस पर, राइट। अब देखिए इट इज़ ए कॉम्पोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर। देखिए कौन कौन सा सेक्टर में, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेक्टर में जितने इंडस्ट्रीज है हमारे देश में वो सबके बारे में रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। इसकी जो बेस ईयर है वो है 2011-12,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो बेस ईयर 2011-12 है। अब ये बेस ईयर का मतलब क्या हो गया? देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में यह है, कोई भी रिपोर्ट जब आपको मिलता है ना, अगर ये बोला कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है 50% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, तो कहां से 50% इंक्रीज हुआ है? तो वो बेस ईयर जो है 2011-12 है। 2011-12 में जो डेटा था उथरी से 50% इंक्रीज हुआ है। ये है बेस ईयर रखने का मतलब, ठीक है। इसको ऐसे बेस रखते हैं, इसी से कंपेयर करके फिर बाकी सारा डाटा देते हैं, राइट। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई एक्सेट्रा फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस। देखिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, जो बैंक रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। तो जब वो ये सब डिसाइड करते हैं ना, तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला डाटा भी देखते हैं। वो भी देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो सब देख के वो लोग ये जो मॉनेटरी पॉलिसी से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो फाइनेंस रिपोर्ट्स है वो सब पब्लिश करते हैं, राइट। It remains extremely relevant for calculation of quarterly and advanced GDP estimates. बेसिकली हमारे जो जीडीपी कैसे एस्टिमेट करते हैं, जब जीडीपी का एस्टिमेट लेते हैं उसमें भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला डाटा को भी एनालाइज करके बोलते हैं। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या आपको पता चल गया। अब देखिए, जब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपेयर करता है ना, उसमें एक 8 कोर इंडस्ट्रीज आता है। बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे देश का वो होता है जो इंडस्ट्रीज हमारे पूरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40%, बेसिकली 40.27% वेट लेता है। देखिए कौन कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो आप ये बोल सकते हो दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो रिपोर्ट है या बेसिकली इनकी जो वेटेज है वो पूरा हमारा इंडस्ट्रीज का 40% आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको 8 कोर इंडस्ट्रीज बोलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या लिखा है। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है करेक्ट, एंड एनएसओ पब्लिश करता है, वेरी वेरी करेक्ट। बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन लिखा है 2015-16, गलत है दोस्तों, 11-12 है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज साइलोफिस दीबाकी रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए। ये टाइनी स्नेक ऑफ जस्ट 20 सेंटीमीटर लेंथ फाउंड इन कन्याकुमारी। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आज ही आया था द हिंदू में। इस तरह की जब भी कोई न्यूज़ आता है आपको वो टेम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ऐसा आपको स्टेटमेंट्स दे देगा, बेसिकली आपके ऑप्शंस में आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा, राइट। अब ये जो साइलोफिस दीबाकी है, दिस इज अ टाइनी स्नेक ऑफ जस्ट 20 सेंटीमीटर लेंथ। ओनली 20 सेंटीमीटर लेंथ है इस स्नेक का। It was found in coconut plantation in Kanyakumari and is now reported to be an endemic species of Tamil Nadu। ठीक है, तो ये तमिलनाडु स्टेट के लिए एंडेमिक है, मतलब तमिलनाडु में ज्यादा दिखता है। एंड अभी जो एक साइलोफिस दीबाकी का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ये कन्याकुमारी में एक कोकोनट प्लांटेशन में से हुआ है एंड हैज बीन साइटेड इन ए फ्यू लोकेशंस इन द सथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। केवल कन्याकुमारी में ही नहीं, वेस्टर्न घाट्स का जो सथर्न पार्ट है, जो तमिलनाडु साइड में आता है, केरला तमिलनाडु जो सथर्न बॉर्डर आता है, उधर भी ये दिखता है, राइट। तो नाम मत भूलिएगा, साइलोफिस दीबाकी। अब देखिए, द स्पीशीज इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इंडियन हेर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे कोई नए स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, इसका जो नाम है, जो रिसर्चर्स ने या जोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया होगा, उन्हीं का नाम कैसा दे देता है। कई सारे एग्जाम्पल्स मैं खुद आपके साथ शेयर किया हूँ पहले की वीडियोस में। देखिए, इंडियन हेर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन, ये जो दीपक नाम इसमें दे दिया, साइलोफिस दीबाकी। अब ये साइलोफिस क्या है? साइलोफिस वही है जिस फैमिली से ये जो पर्टिकुलर स्नेक बिलोंग करते हैं, वो है साइलोफिस, राइट। अब ये हेर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हेर्पेटोलॉजिस्ट मतलब जो रेप्टाइल्स के बारे में वगैरह रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हेर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। अब देखिए, वुड स्नेक्स। अब देखिए, ये जो साइलोफिस दीबाकी है, दिस इज ए टाइप ऑफ वुड स्नेक। They are harmless and often found while digging soil in farms under the logs in Western Ghats forest। ठीक है, वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में लकड़ियों के नीचे, मिट्टी के अंदर ये रहता है मैक्सिमम। ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस स्नेक है, वैसे छोटे साइज का होता है, मिट्टी के अंदर रहता है। दे फीड ऑन अर्थवर्म्स एंड पॉसिबली अदर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये खाते क्या है? अर्थवर्म्स को खाता है एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स को खाता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स वही होता है जो एनिमल जिसका बैकबोन रहता है, जिसका बैकबोन नहीं होगा वो क्या होगा? इनवर्टिब्रेट्स होगा। इंटरेस्टिंगली देयर क्लोज रिलेटिव्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, आर नोन टू बी आर्बोरियल। आप देखिए,
इनकी रिलेटिव्स भी है बेसिकली इसी तरह दिखने वाला और भी स्नेक है, वो नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखेगा। एंड दे आर आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब क्या है, जो ट्रीज में मैक्सिमम दिखता है, ठीक है, पेड़ों के ऊपर दिखता है। पर ये जो पर्टिकुलर साइलोफिस दीबाकी आपको नीचे मिलेगा, मिट्टी के अंदर या लकड़ियों के नीचे मिलेगा, राइट। तो साइलोफिस दीबाकी, ए टाइनी स्नेक ऑफ जस्ट 20 सेंटीमीटर लेंथ फाउंड इन कन्याकुमारी। तो ध्यान दीजिएगा, साइलोफिस दीबाकी इज रिलेटेड टू ए स्मॉल स्नेक। Question number 4. Consider the following statements regarding अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ इंडिया। बेसिकली जो अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है दोस्तों केरला में है, वेस्टर्न घाट्स के आसपास, एंड कम पार्ट जो है तमिलनाडु में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1828 स्क्वायर किलोमीटर केरला में, 1672 स्क्वायर किलोमीटर तमिलनाडु में है, राइट। अब देखिए, इट एनकॉम्पस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकाड मुंडनटुरई टाइगर रिजर्व। तो ये सब एरियाज जो है, ऐसा प्रोटेक्टेड एरियाज जो है अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, 2019 का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। शेंतुर्नी, पेपरा एंड नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कौन से बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेट कर सकते हो करके क्वेश्चन आया था। अब देखिए, अगस्त्या हिल्स, अगस्त्या हिल्स अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व में एक इंपॉर्टेंट हिल रेंज है। 1868 मीटर इसका हाइट है। ये नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला। पीक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये जो अगस्त्यमला है या अगस्त्या हिल्स है, ये बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में है। एंड पीक इज नेम्ड आफ्टर हिंदू सेज अगस्त्या, हु इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 7 ऋषिज ऑफ हिंदू पुराना। इट इज ए पिलग्रिमेज सेंटर फॉर डिवोटीज। तो बेसिकली जो अगस्त्या हिल्स है, जिसको मलयालम में अगस्त्यमला बोलते हैं, मलयालम में मला मतलब होता है हिल्स, ठीक है। शबरीमला आपने सुना होगा ना, तो शबरी हिल्स है बेसिकली वो। तो अगर आप पुराण में देखोगे, ये पीक हिंदू सेज अगस्त्या के बारे में, मतलब अगस्त्या के बाद ये नाम मिला है, अगस्त्या हिल्स, राइट। अब देखिए, द तामिराभरणी रिवर इज ए पेरिनियल रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ रेंज एंड फ्लोज इनटू द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बेसिकली एक रिवर है इंपॉर्टेंट, दैट इज पेरिनियल। ये अगस्त्या बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, प्रिसाइसली अगस्त्या हिल्स में आता है। अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व इज लिस्टेड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 2016 में यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व एनलिस्ट हुआ था। अब स्टेटमेंट देख लीजिए आप, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही, आप मैप में देख लीजिए। वैसे मैं प्रोटेक्टेड एरियाज इन केरला एंड तमिलनाडु वाला वीडियो में इसके बारे में डिटेली डिस्कस किया था, राइट। तामिराबरनी रिवर के बारे में बोला है, वेरी करेक्ट। Agasthyamala Biosphere Reserve is listed on UNESCO World Network of Biosphere Reserve, very correct. So answer is option D 1, 2 and 3. Question number 5. The Chief Election Commissioner of India has filed a special leave petition in the Supreme Court seeking legal protection against any action based on the oral comments being attributed to the judges of the Madras High Court on the Election Commission and its officials. Consider the following statements regarding special leave petition which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं कोई क्वेश्चन डालता हूं ना करंट अफेयर से रिलेटेड, तब मैं न्यूज भी डाल देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए कौन से करंट न्यूज से ये रिलेटेड है। वैसे न्यूज तो यह आया था दोस्तों कि देखिए, रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट के जजेस काफी सारे कमेंट्स पास करते हुए देखने को मिला है। जैसे कि उन्होंने सेंटर के अगेंस्ट ये पूछा था कि आप ये पिछले 14 महीने से क्या कर रहे थे, कोविड-19 सेकेंड वेव आ रहा है करके आपको पता था, आप लोग प्रिपेयर क्यों नहीं किए थे, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी जो मद्रास हाईकोर्ट के जजेस ने काफ़ी कमेंट्स पास किए हैं। उन्होंने ये बोला कोविड-19 जो सेकेंड वेव इसी तरह स्प्रेड होने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही इतने सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराया। अगर वो ठीक से कंडक्ट किया होते तो इस तरह सुपर स्प्रेडिंग नहीं होता। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब को, बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये अच्छा नहीं लगा। ऐसे कैसे मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया हमारे अगेंस्ट, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया, राइट। अब ये स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा है, जिसमें 2 गलत है, 1 and 3 सही है। देखिए, पहले स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में समझते हैं।
ये मत समझिएगा स्पेशल लीव पिटीशन मतलब कोई लीव से रिलेटेड है, ठीक है। मैं भी ये समझता था दोस्तों 2-3 साल पहले, जब मैं न्यूज़ में ऐसा न्यूज़ पढ़ता था, मुझे लगता था कि कोई छुट्टी के लिए कोई पिटीशन मांग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब कुछ और है। देखिए, कोई भी एक कोर्ट का ऑर्डर से, जजमेंट से या डिक्री से अगर आपको शिकायत है कि आपको अगर ऐसा लगा ये जस्टिस के खिलाफ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसके लिए संविधान में एक प्रोविजन भी है, आर्टिकल 136, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 136 इज रिलेटेड टू स्पेशल लीव पिटीशन। देखिए, with a special power to grant special leave to appeal against any judgment or order or decree in any matter or cause passed or made by any court, tribunal in the territory of India, except military tribunal and court martial। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट के नीचे, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या कोर्ट हो। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ट्रिब्यूनल का मतलब वो होता है जब कोई एक कोर्ट बनता है कोई स्पेशल पर्पस के लिए, उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। मतलब वो कोर्ट वही केस देखेंगे जिसके लिए वो सेटअप किया था। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुना होगा, वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का वेलफेयर के बारे में इनके कोई भी केस है वो देखते हैं। तो इसे कई सारे ट्रिब्यूनल है, लैंड ट्रिब्यूनल है, कई सारे ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। तो कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा कोई डिक्री या जजमेंट पास किया जिसके अगेंस्ट आपको शिकायत है, तो आप स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल, मिलिट्री से रिलेटेड अगर कोई है तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। मिलिट्री के लिए अलग रूल है। अब देखिए, इट इज टू बी यूज्ड इन केस एनी सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड और ग्रॉस इनजस्टिस हैज बीन डन, ठीक है। अगर मतलब जो ये स्पेशल लीव पिटीशन डाल रहा है उनको ये लग रहा है कि सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है उसमें, ठीक है। मतलब हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अवॉइड कर रहा है, ऐसा अगर लग रहा है। एंड ग्रॉस इनजस्टिस हैज बीन डन, मतलब जस्टिस नहीं मिला है मुझे, तो अपील करते हैं बेसिकली। दिस इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन। इट इज डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिफ्यूज टू ग्रांट लीव ऑफ अपील। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। सुप्रीम कोर्ट के पास है एसएलपी अप्रूव करना है, नहीं अप्रूव करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो एसएलपी डाल रहे हैं, बेसिकली स्पेशल लीव पिटीशन डाल रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसको एक्सेप्ट करने का, तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। आर्टिकल 136 वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद स्पेशल पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, वेरी करेक्ट, बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड क्या है, इन स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर, गलत है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इट इज टू बी यूज्ड इन एनी सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड और ग्रॉस इनजस्टिस हैज बीन डन, ठीक है। अगर आपको यह लगा कि आपके साथ जो डिग्री हुआ है, जजमेंट हुआ है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब संविधान में मेरे फेवर में लिखा है और जो जजमेंट हुआ है वो मेरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके खिलाफ हो रहा है, या ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ, इसी तरह आपको लगा कोई भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट से, तब आप जाके स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हो। तो स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एक टाउन के बारे में, आंसर इज ऑप्शन ए शिवकाशी। वैसे शिवकाशी इज ऑल्सो फेमस फॉर क्रैकर्स, पटाखों के लिए भी फेमस है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही दिया था। एक्सप्लेनेशंस में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है प्रिया रामराज, सूर्यदीप सिंह, श्रेया तन्वर, करिश्मा चौधरी एंड नमिता सिंह। इन 5 में से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स प्रोवाइड किया है प्रिया एंड सूर्यदीप ने। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 5 ऑफ यू एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू प्रिया एंड सूर्यदीप। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप कोई टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हो तो ज़्यादा लंबा मत लिखिए, प्रिसाइसली 5 से 6 स्टेटमेंट्स में बंद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप इतना लंबा लिखोगे कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। 5 से 6 स्टेटमेंट्स में आपके एक्सप्लेनेशन को बंद करो, उसी में मैक्सिमम पॉइंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करो, राइट। एंड थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। दोस्तों आज का क्वेश्चन देख लीजिए। इट इज एन ओपेक ब्लू टू ग्रीन मिनरल दैट इज ए हाइड्रस फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। In many cultures of the old and new worlds, this gemstone has been esteemed for thousands of years as a holy stone. In the ancient Persian Empire, the sky blue gemstones were earlier worn round the neck or wrist as protection against unnatural death. It is a stone and a color too that is strongly associated with the domes and interiors of large mosques in Iran, Central Asia and Russia. About which mineral or color the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।